हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं पेट की तैयारी तो ये है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूँ रिंकेश जैन, तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। आज हम करेंगे हर्षवर्धन। इससे पहले भी हम कई टॉपिक कर चुके हैं क्लियर। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो प्लीज़ जाकर देख ले। और इसके अलावा हम अपने चैनल पर मैथ की और रीजनिंग की वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आप उन्हें भी जाकर देखिए। हम सिस्टम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके चल रहे हैं, बेसिक से सारी चीज़ क्लियर करके चल रहे हैं। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और सारी चीज़ें मैं आपको पेट की फुल तैयारी कराऊंगा। जो भी तैयारी होगी, जैसे जैसे सिलेबस में वो आपको फुल तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो चलते हैं हर्षवर्धन की तरफ बढ़ते हैं। हर्षवर्धन से पहले हम कई सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, उनको आप देख लें। उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो देखो, गुप्त काल के लगभग 100 वर्षों बाद वर्धन वंश का उदय हुआ था। और इनके पहले प्रथम राजा कौन थे? जिनके पहले प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन थे। तो वर्धन वंश के पहले राजा कौन थे? प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश के पहले राजा थे। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत से हूणों को बाहर कर दिया था। किसको बाहर कर दिया था? हूणों को बाहर कर दिया था। तथा इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी क्या बनी थी? थानेश्वर राजधानी बनी थी। जिसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर राजधानी थी। और जैसे कि आपको पता है, हमने आपको पुरानी वीडियो में कराया था कि हूणों ने आक्रमण तो कुमारगुप्त के समय से ही स्टार्ट कर दिया था। कुमारगुप्त के समय से ही हूणों ने आक्रमण स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन कुमारगुप्त ने इनके आक्रमण को रोका और फिर कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने भी इनके आक्रमण को रोका था। लेकिन बाद के शासक इनके आक्रमण को रोक नहीं पाए और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद प्रभाकर वर्धन आए। प्रभाकर वर्धन ने हूणों को बाहर खदेड़ दिया था और अपने राज्य की स्थापना कर दी थी। तो इस तरह से वर्धन वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? प्रभाकर वर्धन को वर्धन वंश का संस्थापक कहा जाता है। और वर्धन वंश पुष्यभूति वंश से रिलेटेड है। किससे? पुष्यभूति वंश से। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज तथा परम भट्टर की उपाधि भी धारण की है। प्रभाकर वर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की हैं? क्वेश्चन आता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की है? प्रभाकर वर्धन ने। और परम भट्टर की उपाधि किसने धारण की है? प्रभाकर वर्धन ने धारण की है। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद इनके छोटे पुत्र हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। इन्हें गद्दी पर क्यों बैठना पड़ा था? क्योंकि इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि इनके बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु हो गई थी और 16 वर्ष की उम्र में ही इन्हें थानेश्वर का शासन संभालना पड़ा था। ठीक है, जैसे ही ये गद्दी पर बैठे, यानी कि जैसे ये राजा बने, वैसे इनके बहनोई जो कि कन्नौज के शासक थे, इनके बहनोई को शशांक ने मार डाला था। किसने मार डाला था इनके बहनोई को? इनके बहनोई को शशांक ने मार डाला था। और जब इनकी बहनों को शशांक ने मार डाला और शशांक कन्नौज पर अपना अधिकार करने लगा था, तब हर्ष ने खुद कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था। तो हर्ष ने खुद कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना दी। और कन्नौज को अपनी क्या बना दी? राजधानी बना दी। थानेश्वर से राजधानी हटाकर इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई। और हर्ष ने शशांक का पीछा किया और पूर्ववर्ती भाग बंगाल तक के क्षेत्र पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। कहाँ तक कब्जा कर लिया था? बंगाल तक इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। बाद में इन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, जहाँ पर उन्हें चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें पराजित कर दिया था। किसने पराजित कर दिया था? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें पराजित कर दिया और ये वहीं पर रुक गए थे। किसने पराजित किया था? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें पराजित कर दिया और ये वहीं पर रुक गए थे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कौन सी जगह को अपनी राजधानी बनाया था? तो आप इसका जवाब देंगे कन्नौज जवाब देंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क करना। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? हर्षवर्धन की बहन का नाम राज्यश्री हर्षवर्धन की बहन का नाम था। तथा इनके बहनोई का नाम ग्रहवर्मन था, जिनको शशांक ने मारा था। शशांक ने किसको मारा था? ग्रहवर्मन को ही मारा था। और ये किस वंश के थे? ये मौखरी वंश से रिलेटेड थे। ये किस वंश के थे? ये मौखरी वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करना है, इस पूरी लाइन को मार्क करना। क्वेश्चन कैसे ही पूछा जा सकता है? एक लाइन में लगभग 3 या 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उसके बारे में जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से मिलती है भैया? ऐहोल अभिलेख से उसके बारे में जानकारी मिलती है। ऐहोल, तो ये ऐहोल है कहाँ पर? ऐहोल भैया कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल कहाँ पर है? ऐहोल कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल अभिलेख को लिखा किसने था? ऐहोल अभिलेख को रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। और जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबार का दरबारी कवि था। किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था। और ये रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार का दरबारी कवि था। इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन का विवाह किससे हुआ था? हर्षवर्धन का विवाह दुर्गावती से हर्षवर्धन का विवाह हुआ था।
हर्षवर्धन का विवाह किससे हुआ था? दुर्गावती से हर्षवर्धन का विवाह हुआ था तथा इनकी माता का नाम यशोमती था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम यशोमती था। क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। हर्षवर्धन जन्म से तो हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने महायान बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन से धर्म को अपना लिया था? महायान बौद्ध धर्म को अपना लिया और ये अंतिम बौद्ध राजा कहलाए। कौन अंतिम बौद्ध राजा कहलाया था? हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा कहलाए। आपको ये याद रखना है कि हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा थे। क्वेश्चन आता है कि अंतिम बौद्ध राजा कौन थे, तो आप इसका जवाब देंगे हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा थे। हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा थे, आपको ये जवाब देना है। ठीक, आगे चलते हैं। हर्षवर्धन एक महान विद्वान भी थे। इन्होंने 3 संस्कृत नाटकों की रचना की थी। कितने नाटकों की रचना की? 3 संस्कृत नाटकों की रचना की थी। कौन कौन से? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। कौन कौन से नाटकों की रचना की थी? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों की इन्होंने रचना की थी। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के मुख्य दरबारी कवि बाणभट्ट थे। कौन थे हर्षवर्धन के मुख्य दरबारी कवि? बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट ने ही हर्षवर्धन के बारे में जानकारी लिखी थी, हर्षचरित लिखी थी। क्या लिखी थी इन्होंने? हर्षचरित लिखी थी। बाणभट्ट के द्वारा बाणभट्ट ने क्या लिखा था? संस्कृत में हर्षचरित लिखी थी, जिसमें हर्षवर्धन की घटनाओं का वर्णन है। किसका वर्णन है? हर्षवर्धन की घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में हर्षवर्धन के मंत्रिपरिषद का भी जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है? हर्षवर्धन के मंत्रिपरिषद का जिक्र किया है, और जिनमें मंत्रियों को निम्न नामों से बुलाया जाता है। क्या क्या नामों का यूज किया है, ये देखते हैं। अवंती, जो कि युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। अवंती कौन होता था? जो कि युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। सिंहनाद हर्ष की सेना का मंत्री होता था। हर्ष की सेना का मंत्री सिंहनाद कहते थे। हर्ष की सेना के मंत्री को सिंहनाद कहते थे। और अश्वसेना का मुख्य अधिकारी किसे कहते थे? कुंतल को कहते थे। अश्वसेना का मुख्य अधिकारी किसे कहते थे? कुंतल को कहते थे। ठीक है, और हस्ती सेना का मुख्य अधिकारी किसे कहते थे? स्कंदगुप्त को कहते थे। भंडी किसे कहते थे? प्रधान सचिव को कहते थे। किसको कहते थे? प्रधान सचिव को कहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कादम्बरी उपन्यास के लेखक कौन है? कादम्बरी उपन्यास के लेखक बाणभट्ट हैं। कौन है? बाणभट्ट। कादम्बरी उपन्यास के लेखक कौन है? बाणभट्ट कादम्बरी उपन्यास के लेखक हैं। आपको याद रखना है कि कादम्बरी उपन्यास के लेखक कौन है? बाणभट्ट कादम्बरी उपन्यास के लेखक हैं। इसके अलावा सकलोपत्रापथनाथ किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को सकलोपत्रापथनाथ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सकलोपत्रापथनाथ हर्षवर्धन को कहा जाता है। ठीक है, और एक चीनी यात्री वेन्सांग थे। चीनी यात्री वेन्सांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहे थे। कब तक भारत में रहे थे? 15 वर्षों तक भारत में रहे थे। कब से कब तक ये रहे थे? 627 में आए थे और 643 में चले गए थे। 627 में आए थे, 643 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, कब आए थे? 627 ईस्वी में आए थे और 643 ईस्वी तक रहे थे। ये कौन? वेन्सांग। इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में बताया था, आप इसका कमेंट में जवाब देना कि फाहियान किन के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान किन के शासनकाल में भारत आया था, आपको इसका जवाब देना है, कमेंट में इसका जवाब देना है। आगे चलते हैं। अगर नहीं पता है तो मेरी पुरानी वीडियो देख के आप इसे पता कर सकते हैं किसके शासनकाल में भारत आया था फाहियान। ठीक है, तो वेन्सांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। किसे शिलादित्य क्या है कहा है? हर्षवर्धन को कहा है। किसने कहा है? वेन्सांग ने कहा है। और किसको कहा गया है? हर्षवर्धन को कहा गया है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नई लाइन पे। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक ज्ञान का बड़ा केंद्र स्थापित किया था, जिसे भद्रविहार कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? भद्रविहार कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि भद्रविहार की रचना, भद्रविहार का निर्माण किसने करवाया था, तो आप इसका जवाब देंगे हर्षवर्धन ने करवाया था। ठीक है, भद्रविहार का निर्माण किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने करवाया था। ये कहाँ पर स्थित है? ये भैया कन्नौज में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये कन्नौज में स्थित है। आपको ये सारी जानकारी याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्षवर्धन ने कन्नौज में वेन्सांग की अध्यक्षता में 643 ईस्वी में बौद्धों की एक सभा बुलाई।
किसकी सभा बुलाई थी? बौद्धों की एक सभा बुलाई थी। कब बुलाई थी? 643 ईस्वी में बुलाई थी, कन्नौज में बुलाई थी और व्हेनसांग की अध्यक्षता में बुलाई थी। क्वेश्चन कैसे ही पूछा सकता है, सारी की सारी स्टेप आपको याद रखने हैं। और इसके बाद ये सभा व्हेनसांग के सम्मान में बुलाई गई थी। किसके सम्मान में? व्हेनसांग के सम्मान में और बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने के लिए। कौन से संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने के लिए? महायान संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने के लिए। और क्योंकि हर्षवर्धन ने भी तो महायान बौद्ध धर्म को ही स्वीकार किया था। हर्षवर्धन ने कौन से धर्म को स्वीकार किया था? महायान बौद्ध धर्म को ही स्वीकार किया था। और इसी को लोकप्रिय बनाने के लिए एक बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। और जैसे कि आपको पता है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हर्षवर्धन संगम नगरी में प्रति 5वें वर्ष जाया करते थे, वहाँ पर धर्म सभा करवाते थे और वहाँ पर अपनी संचित संपत्ति का दान कर देते थे। और आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक बार तो उन्होंने अपने खुद के कपड़े भी दान कर दिए थे। एक बार उन्होंने खुद के कपड़े भी दान कर दिए थे, आपको पता होगा ये, ठीक है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो गई थी? 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। तो 606 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, वो 606 ईस्वी में जन्म नहीं, 606 ईस्वी में इन्होंने शासन संभाला था। 606 ईस्वी में इन्होंने शासन संभाला था और 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। इसी तरह से मैं आपको पैट का कंप्लीट सिलेबस कराऊँगा, कंटेंट के साथ प्रत्येक टॉपिक क्लियर कराऊंगा। केवल हिंदी छोड़ के मैं सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगा, चाहे जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री तो मैं करा ही रहा हूँ। 3-4 टॉपिक रह गए हिस्ट्री के, हिस्ट्री खत्म होने वाली है। इकोनॉमिक्स भी कराऊंगा, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर करा दूंगा, सब चीज़ तैयार हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के